नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के टॉप 500 प्रश्न चल रहे हैं, जिसमें से अपनी 2 क्लास हो गई थी। आज नेक्स्ट क्लास तीसरी है, इसमें चर्चा करेंगे टॉप 500 प्रश्नों में से। यहाँ पे ये जो टॉप 500 प्रश्न है, ये मुख्य रूप से आपके बीएसपी एससीएल के लिए और एनसीएल में बहुत ही अहम साबित होंगे दोस्तों। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वो क्या है, 51 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्लास सी एम्पलीफायर की कार्य क्षमता निम्न में से कितनी होती है। सबसे पहले तो अपन को ये समझना है कि भाई एम्पलीफायर होता क्या है। तो एम्पलीफायर को हिंदी में कहते हैं प्रवर्धक, ठीक है। अब एम्पलीफायर क्या करता है कि जो आपके रेडियो सिग्नल होते हैं या फिर विद्युत सिग्नल होते हैं, इस विद्युत सिग्नल में क्या विद्युत जो सिग्नल होते हैं ना, सिग्नल, इन विद्युत सिग्नल की पावर है, वोल्टेज है, धारा है, इन तीनों के मान को क्या करता है, ये बढ़ा देता है, एक साथ बढ़ाता है तीनों को। तो यहाँ पे पावर, वोल्टेज और धारा, तो तीनों को एक साथ बढ़ाने का काम कौन करता है दोस्तों, एम्पलीफायर करता है। एम्पलीफायर के अब प्रकार का थोड़ा सा वर्गीकरण अपन देखते हैं। यहाँ पे मैं बात करूंगा प्रकार। अब प्रकार के अंदर जैसे ए श्रेणी का एम्पलीफायर होता है, कौन सा, ए श्रेणी। एक होता है आपके बी श्रेणी, एक होता है ए बी श्रेणी, और एक होता है दोस्तों यहाँ पे सी श्रेणी एम्पलीफायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा तरीके से समझना, यहाँ पे ए श्रेणी का एम्पलीफायर किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं ये एम्पलीफायर, जैसे सपोज कीजिए ये है और इसका इनपुट ये, आउटपुट ये, तो यहाँ हम इनपुट दे रहे हैं। अगर ये इसका जो इनपुट है वो पूरे समय के लिए अगर काम कर रहा है, इनपुट सिग्नल के पूरे समय तक अगर काम करता है, तो वो ए श्रेणी का एम्पलीफायर कहलाएगा। सीधा सा समझिए आप, तो इस तरह, यानी कि ये है, ये एक चक्कर है और ये इनपुट सिग्नल है, ठीक है, एक चक्कर है। तो मैं कहूँगा भाई शुरू से एंड तक ये पूरा, तो ये इनपुट सिग्नल के पूरे समय तक या पूरे सिग्नल तक कार्य करता है, तो वो क्या कहलाएगा, ए श्रेणी का कहलाएगा। तो मैं इसमें सीधा लिखूंगा पूरे इनपुट सिग्नल, पूरे इनपुट सिग्नल के लिए ये कार्य करता है, तो ए श्रेणी। अगर आपका यहाँ पे कोई एम्पलीफायर है और वो आधे समय तक काम करता है, भाई यहाँ पे इसको पूरा समय लिख दो, पूरा समय, तो ये इनपुट सिग्नल के केवल आधे समय तक यानी यहाँ तक ही कार्य करता है, तो वो कौन सी श्रेणी का कहलाएगा, बी श्रेणी का कहलाता है। तो ये भाई साहब आधे समय तक काम करता है, आधे समय तक कार्य करता है। अब आता है आपका ए बी श्रेणी। ए बी श्रेणी क्या काम करता है, आधे से तो ज़्यादा होगा और पूरे से कम होगा, आधे से ज़्यादा, पूरे से कम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये आधे से तो ज़्यादा होगा और भाई साहब यहाँ पूरे से क्या हो जाएगा, कम समय के लिए ये कार्य करता है, तो वो ए बी श्रेणी एम्पलीफायर कहलाता है। जबकि सी श्रेणी क्या होता है, यहाँ आधे से भी कम, यानी आधे से कम। तो ये तो हो गया टाइप, क्लियर। यहाँ पे आपसे सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा अब क्या, कि जो एम्पलीफायर होते हैं इनका प्रचालन कोण कितना होता है। तो मेरे दोस्तों आइए प्रचालन कोण की अगर बात करते हैं, तो सबसे पहले आप कुछ मत कीजिए, इस तरह ये जो होता है ये पूरे समय के लिए काम कर रहा है, तो ये 360 डिग्री पूरा, यानी यही तो होगा पूरा समय। तो यहाँ पे अपन कहेंगे ये पूरा का पूरा इसमें क्या आ जाएगा, ये पूरा प्रचालन कोण 360 डिग्री होगा। इसमें कितना होगा, तो भाई ये तो आधे समय के लिए है और आधा चक्कर है, तो आधा चक्कर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ बात करते हैं, ये कह रहा है कि आधे से तो ज़्यादा और पूरे से कम, तो यहाँ पे मैं बात करूँगा इस प्रकार से। तो भाई ये देखो आराम से, यहाँ ये पूरे से तो कम है लेकिन आधे से क्या हो गया, ज़्यादा। जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है, ये आधे से भी कम, यानी कि ये आधा है तो हम तो आधे से कम लेंगे, तो यहाँ मैंने आधे से क्या कर दिया, कम, ठीक है। अब यहाँ पे कोण अपन डिफाइन करते हैं कि ये तो हो गया 360 डिग्री, ये हो गया कितना, 180 डिग्री, ये हो गया दोस्तों 270 डिग्री, कितना, 270 डिग्री। और ये जो होता है ना सी एम्पलीफायर,
ये क्या होता है 120 से तो ज़्यादा होता है और 150 डिग्री तक ये इसका प्रचालन कोण होता है। नेक्स्ट दोस्तों इसमें आपसे पूछेगा दक्षता। क्या पूछेगा? दक्षता यानी एफिशिएंसी। तो सबसे कम एम्पलीफायर जो ए है इसकी दक्षता कितनी होती है? तो इसकी दक्षता होती है भैया 35 से 50 डिग्री, सॉरी 35 से 50%। कितना? 35 से 50% होता है। जबकि यहाँ पे हम बात करेंगे डी श्रेणी का जो होता है ये 70 से 78.5, 70 से 78.5 इसकी क्या होगी? दक्षता होगी। जबकि ए बी का जो होता है इन दोनों के बीच में 50 से 70, तो यहाँ पे हम कह देंगे 50 से 70% होता है। और जो सी श्रेणी का होगा दोस्तों ये आपके 80 से 85% होता है। तो दोस्तों आपका एम्पलीफायर से गलत नहीं होना चाहिए। एम्पलीफायर क्या है? तो अपन कहते हैं किसी भी रेडियो सिग्नल या विद्युत सिग्नल जो होते हैं उसके वीआईपी को बढ़ाने वाला जो परिपथ होता है वह आपका क्या कहलाएगा? एम्पलीफायर कहलाता है। एम्पलीफायर 4 प्रकार के होते हैं, ए श्रेणी, बी श्रेणी, ए बी श्रेणी और सी श्रेणी। ए श्रेणी पूरे समय के लिए काम करता है, इसका प्रचालन कोण 360 है और दक्षता होती है 35 से 50। बी श्रेणी आधे समय के लिए काम करेगा, प्रचालन कोण है 180 डिग्री और ये 70 से 78.5 इसकी दक्षता होती है। यहाँ पे ए बी श्रेणी आधे से अधिक पूरे से कम होता है, प्रचालन कोण लगभग 270 डिग्री होता है और यहाँ पे 50 से 70 इससे क्या होती है? एफिशिएंसी यानी दक्षता होती है। आधे से कम होता है सी श्रेणी, 120 से 150 प्रचालन कोण और 80 से 85 डिग्री इसका क्या होता है? दक्षता होती है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? क्लास सी, क्लास सी कह दीजिए, श्रेणी ए कह दीजिए, वर्ग कह दीजिए। तो सी के अंदर चले जाइए और सी के अंदर भैया क्या पूछ रहा है? ये कार्य क्षमता कितनी होती है, एफिशिएंसी कितनी होती है? आइए देख लीजिए। अब 80 से भैया 75 होती है। यहाँ पे इसका तो कहीं बायोडाटा नजर नहीं आ रहा दूर दूर तक। 20 से 35, 50 से 60, 70 से 75 और 35 से ये। तो क्लास सी का पूछ रहा है, क्लास सी का तो ये है, जबकि 70 से 78 पॉइंट इसका ये है। तो भैया इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, या तो ऊपर पर्सन को अलग बनाना पड़ेगा, पर्सन को अलग बना लीजिए और इसमें सीधा सा हम कह देते हैं इसको, जैसे ए श्रेणी अपन मान लेते हैं, ए श्रेणी, ठीक है, और ए श्रेणी मानते हैं तो ए श्रेणी के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा? 35 से 50। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से होगा। अगर गलती से जैसे सपोज कीजिए पर्सन भी यही है, सी का है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है तो सबसे ज्यादा वाला करेंगे। फिर सबसे ज्यादा वाला कौन सा करेंगे अपन? 70 से 75 करते हैं, लेकिन ओरिजिनल में अपन देखते हैं तो 20 श्रेणी का 70 से 78.5 है, तो जबरदस्ती क्यों ठोके? ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आज का दूसरा प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से ट्रांसफार्मर में टर्शियरी वाइंडिंग प्रयुक्त की जाती है? दोस्तों टर्शियरी वाइंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे स्टार डेल्टा, डेल्टा डेल्टा, स्टार स्टार और डेल्टा स्टार। तो दोस्तों टर्शियरी जो वाइंडिंग होती है, एक तो पूछा जाता है टर्शियरी वाइंडिंग का जो संयोजन होता है वो कौन सा होता है, और दूसरा होता है किसके मध्य स्थापित होती है। तो देखो यहाँ पे आपको संयोजन मिलेगा इस प्रकार से, ये, ठीक है। ये, और इसके बीच में यहाँ पे ये, तो यहाँ पे हम कहेंगे ये जो बीच में जो वाइंडिंग स्थापित की जा गई आपको दिखाई दे रही होगी, इसे ही हम क्या कहते हैं? टर्शियरी वाइंडिंग कहते हैं। टर्शियरी, टर्शियरी वाइंडिंग। अब भैया टर्शियरी वाइंडिंग जो होती है ये क्यों लगा रहे हैं? तो मेरे दोस्तों ये जो स्टार है ना यहाँ, इसमें से एक न्यूट्रल पॉइंट निकलता है, और जब लोड का मान अधिक बढ़ जाता है तो इस न्यूट्रल के ऊपर क्या हो जाता है? विभव उत्पन्न हो जाता है। जबकि हम पढ़ते हैं कि कभी भी न्यूट्रल से विभव उत्पन्न नहीं होता, लेकिन जब लोड का मान अधिक हो जाता है तो यहाँ न्यूट्रल पर विभव पैदा हो जाता है, और जब न्यूट्रल पर विभव पैदा हो जाता है तो मेरे दोस्तों यहाँ इसको कहते हैं न्यूट्रल खिसकना। क्या कहते हैं? न्यूट्रल खिसकना कहते हैं। अब इस दोष को दूर करने के लिए अपन क्या कहते हैं? जो अधिक लोड होता है ना उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? स्टार स्टार के मध्य एक डेल्टा संयोजित वाइंडिंग स्थापित करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? टर्शियरी वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है?
पर्सन सीधा सा पूछ रहा है टर्शियरी बाइंडिंग प्रयुक्त की जाती है, कहाँ प्रयुक्त की जाती है? तो स्टार स्टार के मध्य प्रयुक्त की जाती है। तो भैया राइट ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए डेल्टा स्टार कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, जो हमारा वितरण ट्रांसफार्मर होता है उस वितरण ट्रांसफार्मर प्रयोग करते हैं और इसमें 7 टर्मिनल पाए जाते हैं। जो न्यूट्रल होता है वो इसी से निकलता है, डेल्टा स्टार से। नेक्स्ट, यहाँ पे 53 नंबर, निम्नलिखित मोटर में से कौन उच्च दक्षता वाला है? तो दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे साफ कह रहा है मोटर, यानी इनमें से कौन सी मोटर ऐसी है जो अधिकतम उच्चता अधिकतम दक्षता की है? दोस्तों एक होती है सिंक्रोनस मोटर, एक होती है पॉलीफेज प्रेरण मोटर, एक होती है स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर और एक होती है स्लिप रिंग मोटर। दोस्तों यहाँ पे जो आपकी अधिकतम जो दक्षता पे कार्य करती है वो होती है हमारी सिंक्रोनस मोटर। कौन सी होती है? सिंक्रोनस मोटर। अब दोस्तों ध्यान रखना, जब सिंक्रोनस मोटर होती है ना, यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर होती है तो इसमें दो वाहक होंगे, एक घूमने वाला होता है, तो ये जो रोटर होता है घूमने वाला होता है, इस पे हम डीसी सप्लाई देते हैं, और जबकि यहाँ जो स्टेटर होता है इस पर हम सप्लाई कौन सी देते हैं? एसी। तो ये एक विशेष प्रकार की मोटर होती है, इसके घूमने वाले भाग पर डीसी तथा स्थिर भाग पर एसी सप्लाई दी जाती है। यहाँ पे जो भाग घूमता है वो एन आर कहलाता है और जो स्टेटर के अंदर चुंबकीय फ्लक्स गति करता है वो एन एस कहलाता है। तो दो गति हो गई और दोनों गति बराबर होती है, तो ही मोटर आपकी क्या कहलाएगी? सिंक्रोनस मोटर कहलाती है। दोस्तों सिंक्रोनस मोटर जो होती है ये इकाई पावर फैक्टर पर काम करती है। वैसे ये इकाई और अग्रगामी व पश्चगामी यानी तीनों पर काम करती है, लेकिन पहली प्राथमिकता किसको देनी है? यहाँ पे अपन ए को देते हैं। दोस्तों पॉलीफेज भी एक सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है, जबकि सिंक्रोनस मोटर होती है हमारी क्या होती है? अस्वचालित मोटर होती है। कौन सी होती है? अस्वचालित मोटर होती है। तो 3 फेज होते हुए भी यह अस्वचालित होती है क्योंकि इसमें चुंबकीय लॉकिंग होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे स्क्वायरल केज यानी पिंजरा प्रेरण मोटर होती है और एक होती है स्लिप रिंग मोटर। दोस्तों पावरफुल ये भी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पावरफुल होती है वो सिंक्रोनस मोटर होती ही है। क्लियर? यहाँ पे आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है 54 नंबर, एसी को डीसी में कौन सी युक्ति बदलती है? दोस्तों एसी को डीसी में कौन सी युक्ति बदलती है? दोस्तों ये बार बार एक डाउट रहता है कि एसी को डीसी, डीसी को एसी में, तो मैं पूरा निचोड़ आपको दे देता हूँ यहाँ पे। और देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं डायोड। ठीक है, डायोड क्या काम करता है? एसी टू डीसी। यहाँ आपसे पूछे रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर क्या करता है? एसी टू डीसी। यहाँ पे आपसे पूछे कम्यूटेटर, कम्यूटेटर क्या काम करता है? एसी टू डीसी या डीसी टू एसी। क्लियर? यहाँ पे फिर आपसे पूछे कम्यूटेटर क्या काम करता है, लेकिन अब पूछ रहा है वो जनरेटर में, तो जनरेटर में पूछ रहा है तो एसी टू डीसी। ठीक है, एक आपसे पूछे यहाँ पे कम्यूटेटर, और कम्यूटेटर अब किस में पूछ रहा है? मोटर में। तो भैया मोटर में क्या करता है? डीसी टू एसी करता है। यहाँ पे एक पूछेगा आपसे कन्वर्टर, तो कन्वर्टर भी भाई क्या करता है? यहाँ पे एसी टू डीसी और डीसी टू क्या करता है? एसी करता है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा साइक्लो कन्वर्टर, साइक्लो कन्वर्टर क्या काम करता है? तो हम कहेंगे भैया एसी टू एसी, यानी कि और इसमें गहराई से पूछे तो ये क्या करता है? जो साइन वेव होती है ना, साइन वेव, इस साइन वेव टू क्या करता है? जैसे आपके यहाँ पे वर्गाकार में बदल देगा, या फिर आपके त्रिभुजाकार में बदल देगा, या फिर किस में बदल देगा? यहाँ शॉर्ट टूथ वेव के अंदर बदल देता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों चॉपर। चॉपर क्या काम करता है? चॉपर यहाँ पे काम करता है क्या कि जो हमारी पल्सेटिंग सॉरी जो आपकी शुद्ध डीसी होती है उसको अशुद्ध डीसी में बदलता है, यानी कि यहाँ पे अपन कहेंगे शुद्ध डीसी टू क्या? पल्सेटिंग डीसी। ठीक है,
पल्सेटिंग डीसी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा भैया यहाँ पे फिल्टर, फिल्टर क्या काम करता है, तो यहाँ पे जो हमारी पल्सेटिंग डीसी होती है कौन सी, पल्सेटिंग, पल्सेटिंग DC2 क्या काम करेगा, पल्सेटिंग DC2 शुद्ध डीसी, यानी कि इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या काम करता है, DC2 डीसी कार्य करता है। दोस्तों ज़्यादातर यहाँ से इस AC DC रिलेटेड, हाँ एक और लिख लीजिए जैसे आपके इन्वर्टर, क्या इन्वर्टर, तो इन्वर्टर क्या काम करता है, DC2 क्या करता है, AC करता है। क्लियर, साइक्लो कन्वर्टर हो गया, ऑसिलेटर, एक और लिखिएगा ऑसिलेटर, लिखो यहाँ लिख लीजिए ऑसिलेटर। आइसोलेटर अलग है, ओसिलेटर अलग है, ओसिलेटर, तो ये क्या काम करता है, ये भी DC2 क्या करता है, AC में बदलता है। दोस्तों PN संधि डायोड है, तो PN संधि डायोड मैंने फर्स्ट में लिख दिया, ये क्या करता है, AC2 क्या करता है, DC करता है, और एक प्रकार का ये स्विचिंग का कार्य करता है, यानी कि परिपथ को ऑन ऑफ करने का कार्य भी करता है। कम्यूटेटर आपका क्या काम करता है, तो पहली प्राथमिकता DC2 क्या करेंगे अपन, AC करते हैं, रेक्टिफायर भी AC2 है, AC करता है, तो भैया ये सारे ही ऐसे हो गए, यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे पूरा ये विवरण दे दिया जो कि बहुत वेरी मोस्ट होगा आपके लिए। नेक्स्ट 55 नंबर, चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या होती है। दोस्तों चुंबकीय जो फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, तो मैं यहाँ पे आपसे कहना चाहूँगा ये N और S होता है, ठीक है, ये चुंबक है, और चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है। क्लियर, यहाँ पे ये चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है। अब मेरे दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा समझना, जिस भाग से निकलती है, जिस भाग से बल रेखाएं निकलती है उसे हम ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं, और जहाँ पे खत्म होती है वो भी आपका पोल कहलाएगा। तो कितने पोल होंगे, एक आपका N पोल होता है, एक S पोल होता है। जो बल रेखाएं निकलती है ये चुंबकीय परिपथ होता है, एक तरह का चुंबकीय बल रेखाएं होती है। चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत अगर सेंटर से गुजरती है ये, तो दोस्तों इसे अपन क्या कहते हैं, MNA, क्या कहते हैं, MNA कहते हैं, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। और यहाँ से इधर से यो गुजारते हैं ये, तो ये MM मैग्नेटिक एक्सिस कहलाती है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट दोस्तों आगे चर्चा करेंगे इसी के अंदर, यहाँ पे ये जो बल रेखाएं टोटल बल रेखाएं होती है, तो टोटल बल रेखाओं की जो संख्या होती है ना, वो दोस्तों फ्लक्स कहलाती है। और इस फ्लक्स के अगर इकाई क्षेत्र में कोई संख्या निकल रही है, चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है, तो उसे हम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के नाम से जाना जाता है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फ्लक्स, तो भैया फ्लक्स का अगर प्रतीक पूछे, क्या प्रतीक पूछता है, तो प्रतीक तो क्या हो जाएगा, फाई। जबकि आपसे क्या पूछे, मात्रक पूछता है, तो मात्रक क्या हो जाता है, वेबर, क्या हो जाएगा, वेबर होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन सीधा क्या हो जाएगा, वेबर होता है। क्लियर, कोई डाउट किसी को नहीं। तो यहाँ पे वेबर, या फिर आप CGS मात्रक पूछे तो मैक्सवेल होता है। यहाँ पे ये तो है SI, और CGS बोले तो मैक्सवेल, मैक्सवेल। तो एक वेबर बराबर 10 की पावर कितना, एक वेबर बराबर 10 की पावर -8 मैक्सवेल होता है। क्लियर, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये टेस्ला है, तो ये तो दोस्तों किसका है, तो हम कहेंगे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का होता है वेबर। गॉस चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये SI पूछ रहा है, तो SI क्या हो जाएगा इसमें, वेबर, और CGS पूछता है तो मैक्सवेल होता है। दोस्तों ध्यान रखना, चुंबक जो चैप्टर है बहुत वेरी वेरी मोस्ट होने वाला है। आगे चलते हैं 56 नंबर, फ्यूज की क्षमता यानी रेटिंग खालिस्तान के पद में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे जो फ्यूज होता है इसकी रेटिंग क्या होती है। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या क्या पूछ रहा है ये, फ्यूज, फ्यूज इसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, संगलक, क्या कहते हैं, संगलक, और इसी को क्या कहते हैं अपन, अग्नित्र, क्या कहते हैं, अग्नित्र। ये तो हो गया हमारा फ्यूज। अब इसमें क्या क्या पूछेगा, इसमें सबसे पहले जैसे कि हम कहते हैं कि ये किसकी सुरक्षा करता है, किसकी सुरक्षा करता है। दूसरा आपसे पूछे कि भैया इसकी रेटिंग,
रेटिंग क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये किस सिद्धांत पर काम करता है। इसके अंदर भाई साहब तार कौन सा होता है, ठीक है, इसका संयोजन कहाँ होता है, संयोजन, इसका संयोजन कहाँ पे होता है। तो यहाँ अब पढ़ते हैं अपन, देखो एक जैसे कि इसमें फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है, फ्यूजिंग फैक्टर, क्लियर। कार्य की पूछे, इसी में कार्य क्या है, कार्य। तो दोस्तों यहाँ पे सीधा सा हम कहते हैं भाई साहब ये जो सुरक्षा करता है तो ये एक प्रकार की क्या है, सुरक्षा युक्ति होती है, सुरक्षा युक्ति होती है। रेटिंग होती है जो किस में होती है, तो हम कहते हैं भैया इसकी रेटिंग होती है वो एम्पियर के अंदर होती है। सिद्धांत किस पे काम करता है, तो ये तापीय सिद्धांत पर काम करता है। तार किसका बना होता है, तो भाई एल्यूमिनियम का भी होता है, कॉपर का भी होता है और चांदी का भी होता है, और इसमें टिन टिन प्लस लेड का भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी सोने का नहीं, एजी, यानी यहाँ चांदी का भी होता है, कॉपर का भी होता है, एल्यूमिनियम का। तो उच्च क्षमता के लिए तो हम किसका प्रयोग करते हैं, चांदी का, और निम्न क्षमता होती है तो निम्न क्षमता के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टिन प्लस लेड का प्रयोग करते हैं। संयोजन, तो भाई फ्यूज को कहाँ जोड़ते हैं, तो हम कहते हैं फेज तार के श्रेणी क्रम में हम जोड़ते हैं। कार्य की बात करते हैं तो भाई चाहे तो शॉर्ट सर्किट हो, क्या चाहे शॉर्ट सर्किट हो या फिर ओवरलोड, दोनों पे काम करता है। फ्यूजिंग फैक्टर हमेशा क्या होता है, एक से अधिक होता है, एक से उच्च होता है। क्लियर यहाँ पे, कोई डाउट। तो ये जैसे कि आपका फ्यूज था, और आगे हम चर्चा करते हैं जैसे केवीए है, तो ये किसके लिए है, तो हम कहेंगे भाई साहब एक तो होता है हमारा ट्रांसफॉर्मर और एक होता है वह अल्टरनेटर, ठीक है। तो अल्टरनेटर यानी ट्रांसफॉर्मर और अल्टरनेटर जो है तो वो उनकी रेटिंग क्या होगी, केवीए। जबकि VAR किसकी होती है, तो हम कहते हैं भाई साहब जैसे एक तो होती है सिंक्रोनस मोटर, एक होता है जैसे कैपेसिटर, एक होती है जैसे एक कौन सी धारा है, जैसे प्रतिघाती धारा, ठीक है। तो इनकी होती है। वोल्टेज होता है तो वोल्ट मीटर होता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यहाँ पे वोल्ट मीटर। और करंट रहती है तो करंट आपकी क्या फ्यूजिंग पे डिपेंड करती है। तो ए ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, राइट होगा। अगला प्रश्न, एक ड्रम जो एक भंडारण टैंक के रूप में उपयोग किया जाता है और ट्रांसफॉर्मर के शीर्ष पर स्थित होता है, क्या कहलाता है। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, समझिएगा ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड। ये तो होता है मैन टैंक, और यहाँ पे दोस्तों दो पाइप लगे होते हैं इस प्रकार से, और दो पाइप लगे होते हैं, तो एक यहाँ पे अर्धवर्त क्या, एक इस तरह सिलेंड्रिकल आकार का ये भाग लगा होता है, इसे कहते हैं हम कंजर्वेटर। क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे कंजर्वेटर कहते हैं। और यहाँ पाइप के द्वारा एक छोटा सा पाइप पर यहाँ बोतल सी लटकी होती है ये, और इसके अंदर ये पदार्थ भरा होता है दोस्तों, इसे तो कहते हैं क्या, ब्रीदर, इसे ब्रीदर कहते हैं। लेकिन इसके अंदर जो भरा होता है इसे कहते हैं सिलिका जेल। क्या कहते हैं, सिलिका जेल कहते हैं। जो अंदर हवा जाती है उस हवा से नमी को अवशोषित करने का कार्य कौन करती है, सिलिका जेल करती है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसका रासायनिक नाम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे लोड बढ़ाया जाता है तो ऑयल का तापमान बढ़ेगा, और ऑयल का तापमान बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो फैलेगा, फैलने के लिए ये क्या करता है, तेल को यहाँ जगह प्रदान कर देता है। ठंडा होगा तो ठंडा होने पर ये नीचे आ जाता है, तो तेल को लेने और सिकुड़ने का कार्य कौन करता है, कंजर्वेटर करता है। दोस्तों एक भाग यहाँ पे होता है, इसे कहते हैं एक्सप्लोजन वेंट होता है। तो बहुत अधिक दाब होने पर अतिरिक्त ऑयल को ये क्या करता है, बाहर निकाल देता है। यहाँ में ये पर्दा लगा होता है डायफ्राम, ये टूट जाता है। तो ये था हमारा ट्रांसफॉर्मर। इसकी अगर रेटिंग पूछते हैं तो दोस्तों क्या होती है, केवीए इसकी क्या होती है, रेटिंग होती है। किस सिद्धांत पर काम करता है, तो दोस्तों ये अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस सिद्धांत पर ये क्या करता है, कार्य करता है। तो दोस्तों क्या कहलाएगा, ट्रांसफॉर्मर के शीर्ष पर लगा होता है,
तो भैया शीर्ष पर लगा होता है तो ये कंजर्वेटर होता है, जिसमें भंडारण टैंक के रूप में होता है। तो ये कंजर्वेटर होता है। टैंक होगा ड्रेन वाल्व, ड्रेन वाल्व और एक्सप्लोजन वेंट। तो एक्सप्लोजन वेंट तो बता दिया, और एक होता है ड्रेन वाल्व। तो दोस्तों एक तो होता है ड्रेन वाल्व, तो एक यहाँ होता है और एक ये होता है, ठीक है। तो ये ड्रेन वाल्व होता है। क्लियर। तो यहाँ पे नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, अब इसमें तो राइट ऑप्शन ये हो ही गया। आगे ये क्या हुआ, हाँ जी दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप किसी भी यानी ITI से हो और आप इलेक्ट्रीशियन की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, जैसे लोको पायलट है आपके बिहार के अंदर, अब जो जूनियर इंस्ट्रक्टर हैं उसकी भर्ती आई हुई है, तो उसके लिए दोस्तों बहुत ही सुनहरा अवसर है। आपके बिजली विभाग जो बोर्ड है उसके लिए है, यानी कि आप ITI और इलेक्ट्रीशियन सब्जेक्ट है, तो दोस्तों यहाँ फाउंडेशन बैच है, और ऐसा सुनहरा मौका आपके लिए कभी नहीं आएगा। दोस्तों यहाँ पे पूरा का पूरा जो ऑनलाइन कोर्स है वो मात्र आपको 599 रुपये है। अगर आप लोको पायलट की तैयारी कर रहे हो तो साथ में आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस भी इसके अंदर बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। वैलिडिटी इसकी 15 माह है। तो आप अभी ये प्ले स्टोर से आदर्श टेक्निकल क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और आप वहाँ पे पहले रजिस्टर्ड कीजिएगा। रजिस्टर्ड करके पेड कोर्स पे जाकर के कोर्स को बाई करके इस पूरे कोर्स का मजा ले सकते हो, आनंद ले सकते हो। दोस्तों अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप इन नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप जो भी प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर्सन की ओर चलते हैं। यहाँ पे 58 नंबर, कैपेसिटेंस का विपरीत क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे एक उपकरण होता है क्या, कैपेसिटर। कैपेसिटर और कैपेसिटर क्या होता है, तो इसमें दो चालक प्लेट होती है, और दो चालक प्लेट के बीच में यहाँ पे अचालक भरा होता है। ठीक है, ये अचालक पदार्थ भरा होता है। तो अचालक पदार्थ को आवेशित किया जाता है। अचालक पदार्थ को आवेशित करने की जो क्रिया होती है वो धारिता कहलाती है। क्या कहलाती है, धारिता। और उपकरण जो होता है, उपकरण क्या कहलाएगा, कैपेसिटर कहलाता है। तो कैपेसिटेंस का जो विपरीत होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलास्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, इलास्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कैपेसिटर के कार्य अगर पूछता है तो कार्य तो भाई अनेक सारे हैं। जैसे ये क्या करता है, सिंगल फेज को किसमें तोड़ देता है, टू फेज में बांटने कार्य करता है। ये आपके पावर फैक्टर होता है, इसको इंक्रीज करने का कार्य करता है। जो भी मोटर होती है, मोटर को क्या करता है, सेल्फ स्टार्ट करने का कार्य करता है कैपेसिटर की जो रेटिंग होती है, कैपेसिटर की रेटिंग होती है, तो दोस्तों ये फैरड होती है। किसमें होती है, धारिता का मात्रक फैरड होता है, तो फैरड में होती है। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें ये किसका विरोध करेगा, तो ये वोल्टेज का विरोध करता है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि विरोध इसका करता है, तो दोस्तों ये विरोध किसका करेगा, तो यहाँ पे हम कहेंगे वोल्टेज परिवर्तन। वोल्टेज परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। तो इसमें धारा क्या होती है, आगे होती है, अग्रगामी होती है। ससेप्टेंस, कंडक्टेंस, रिलक्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इलास्टेंस होता है। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट नहीं। आइए अगला आता है, यहाँ पे प्रेरकत्व में कौन सा गुण पाया जाता है। तो प्रेरकत्व में कौन सा गुण होता है, प्रतिरोधी, चौक, कैपेसिटर और पावर। दोस्तों प्रेरकत्व खुद गुण है, और ये जो गुण होता है ये किस उपकरण में पाया जाता है, तो हम कहेंगे ये जो पाया जाता है चौक के अंदर पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन तो जाएगा ये। अब दोस्तों यहाँ पे प्रेरकत्व की बात करते हैं, तो प्रेरकत्व का मात्रक जो होता है, यानी इसका जो मात्रक पूछ ले, तो मात्रक जो होता है इसका क्या होता है, हेनरी। क्या होता है, हेनरी। और ये क्या काम करता है, ये विद्युत ऊर्जा जो होती है, इस विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में। किसमें, तो चुंबकीय ऊर्जा के अंदर ये क्या करता है दोस्तों, बदलता है। ये किसका विरोध करता है, तो विरोध की अगर चर्चा करते हैं तो दोस्तों ये विरोध किसका करेगा, धारा परिवर्तन का। जबकि कैपेसिटर किसका करता है, वोल्टेज परिवर्तन को, धारा परिवर्तन। तो धारा परिवर्तन का क्या करता है, ये विरोध करता है। क्लियर। यहाँ पे प्रेरकत्व जो होता है इसमें अगर ऊर्जा को क्या करे भैया, एकत्रित कर दे, तो 1/2 Li का स्क्वायर होता है। जबकि दोस्तों कैपेसिटर की बात कर ले तो 1/2 CV का स्क्वायर होता है। इसमें Li का स्क्वायर, इसमें CV का स्क्वायर होता है। ये कैपेसिटर के लिए होता है।
और ये आपके प्रेरक के यानी चौक के लिए होता है। ठीक है, आइए 60 नंबर, किस बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग की आवश्यकता होती है? दोस्तों ट्रिकल चार्जिंग का मतलब ये होता है, समझिएगा, अपन ये कहते हैं जैसे एक बैटरी होती है, कौन सी, लेड एसिड बैटरी। ठीक है, अब लेड एसिड बैटरी के अंदर 4 प्रकार के क्या होते हैं दोस्तों, दोष। ठीक है, एक होता है इसमें सल्फेशन, सल्फेशन दोष। ठीक है, दूसरा होता है इसमें बकलिंग, बकलिंग दोष। तीसरा होता है इसमें ट्रिकल। ठीक है, और चौथा होता है इसमें कोरोजन, कोरोजन। तो ये सॉरी यहाँ पे क्या क्या हो गया, एक तो कोरोजन होता ही है, कोरोजन, सल्फेशन हो गया, बकलिंग हो, कोरोजन हो गया है दोस्तों, एक सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन। तो ये 4 प्रकार के इसमें दोष होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सेडिमेंटेशन, सल्फेशन, बकलिंग और कोरोजन। सल्फेशन दोष क्या होता है, तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब बैटरी बहुत दिनों तक आप प्रयोग में नहीं लेते हैं तो प्लेटों के चारों ओर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कड़ा हो जाता है, यानी जमा हो जाता है और बैटरी प्रयोग नहीं होती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि बहुत कम करंट देकर के उसको चार्ज करते हैं। जब बहुत कम करंट देते हैं तो उस विधि को हम क्या कहते हैं, ट्रिकल चार्जिंग विधि कहते हैं। ठीक है, तो ये सल्फेशन दोष में हम प्रयोग करते हैं। बकलिंग होता है दोस्तों, यानी क्षमता से अधिक चार्ज करना या क्षमता से अधिक डिस्चार्ज करते हैं तो प्लेटें बहुत ज़्यादा करंट खींचती है और वो गर्म होकर के नरम हो जाती है, नरम होकर के वो मुड़ जाती है, आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, बकलिंग दोष कहते हैं। निवारण क्या है, तो निवारण यही है कि बैटरी जो भी क्षमता में होती है उसके 1/10, 1/10वें भाग से ज़्यादा कभी भी उसको चार्ज या डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। दोस्तों सेडिमेंटेशन क्या होता है, इसमें आप अशुद्ध जल की जगह अशुद्ध जल डालते हो तो इन प्लेटें होती है, तो प्लेटों में से क्या है, अशुद्धि धीरे धीरे नीचे जड़ करके और बैटरी के तली में यानी पेंदे के अंदर क्या होती है, अशुद्धियां इकट्ठी हो जाती है और वो फिर दोनों प्लेटों को यानी नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट को आपस में स्पर्श कर देती है, तो वो शॉर्ट सर्किट कहलाता है। ठीक है, तो ये अब इसको क्या करना चाहिए, तो हमेशा आशुद्ध जल का प्रयोग करना चाहिए। और दोस्तों कोरोजन दोष क्या होता है कि बैटरी के जो टर्मिनल होते हैं इस पर ऑक्सीडेशन क्रिया के कारण एक सफेद सी परत छा जाती है जो अचालक का कार्य करती है, तो प्रॉपर रूप से आपको वोल्टेज नहीं मिलता है। तो ये 4 प्रकार के दोष होते हैं दोस्तों। तो इसमें ट्रिकल चार्जिंग की आवश्यकता होती है, तो ट्रिकल चार्जिंग के सल्फेशन दोष में आवश्यकता होती है, और चारों ही दोष किसके होते हैं, तो यहाँ हम कहते हैं लेड एसिड बैटरी होती है। क्लियर दोस्तों यहाँ पे, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें ए ऑप्शन होता है। नेक्स्ट 61 नंबर, डीसी जनरेटर के आर्मेचर में कौन सी सप्लाई का उत्पादन होता है? तो दोस्तों डीसी जनरेटर है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हम कहते हैं भाई साहब बात ऐसी है, अगर ये इस प्रकार से आप समझ रहे हो तो ये एन होता है और ये एस होता है। यहाँ पे ये बल रेखाएं यूं आती है और बल रेखाएं कौन सी है, चुंबक की, और चुंबकीय है तो इसके बीच में क्या है, घूमने वाला भाग आर्मेचर, और ये आर्मेचर जब इसको घुमाते हैं तो प्राइम मूवर के द्वारा क्या करेंगे, अपन घुमाएंगे, और इसमें क्या है वाइंडिंग, और ये वाइंडिंग है तो ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, इसको क्या करेगी, काटेगी, इसका छेदन करेगी, काटती है तो इसके अंदर क्या पैदा हो जाता है, एसी ईएमएफ पैदा होता है। क्या पैदा हो जाता है, एसी ईएमएफ। अब यहाँ तो एसी आ गया और अपन पढ़ रहे हैं डीसी जनरेटर, इसलिए यहाँ पे क्या लगाते हैं दोस्तों, ये कम्यूटेटर होता है। यहाँ पे ये क्या होता है, कम्यूटेटर, इसका तार इससे यहाँ, और यहाँ पे 2 ब्रश होती है, 2 ब्रश के माध्यम से यहाँ पे इस लोड पर लाया जाता है। तो यहाँ डीसी तो मिलता है लेकिन डीसी भी कौन सा मिलता है, तो यहाँ पे मेरे दोस्तों ये पल्सेटिंग डीसी मिलता है हमें। कौन सा डीसी मिलता है, पल्सेटिंग। तो क्या पूछ रहा है कि डीसी जनरेटर आर्मेचर में कौन सी सप्लाई का उत्पादन करता है, तो देख लीजिए आर्मेचर में कौन सी सप्लाई का उत्पादन करता है, तो हम कहेंगे ओनली फॉर एसी का उत्पादन करता है। अगर आपसे आउटपुट पूछे तो आउटपुट में डीसी और डीसी के अंदर भी वो क्लियर करना चाहे तो पल्सेटिंग डीसी उत्पादन करता है। क्लियर, आइए 62 नंबर, विद्युत केतली में प्रयोग किए गए हीटिंग एलिमेंट किस पदार्थ का बना होता है? दोस्तों विद्युत केतली होती क्या है, तो भैया विद्युत केतली का मतलब यह है कि ये केतली है और इसकी जो तली होती है यानी पैंदा, इसके अंदर क्या है, हीटिंग एलिमेंट लगाया जाता है।
तो दोस्तों ये विद्युत केतली जो होती है ये कम क्षमता में गर्म पानी करने के लिए, चाय बनाने के लिए, दूध गर्म करने के लिए होती है। तो ये 0.5 लीटर से लेकर के 1.5 लीटर आयतन के अंदर ये होती है। और इसमें जो हीटिंग एलिमेंट लगा होता है ना, क्या हीटिंग एलिमेंट, तो ये हीटिंग एलिमेंट जो होता है ये किसका होता है, तो हम बात करेंगे नाइक्रोम का। किसका होता है, नाइक्रोम का बना होता है। तो दोस्तों ये हीटिंग एलिमेंट के लिए पूछ रहे हैं तो नाइक्रोम का हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, डी ऑप्शन होता है। नेक्स्ट 63 नंबर है, गीजर के आंतरिक टैंक तांबे का बनाया जाता है, ठीक है। उस टैंक का संक्षारण दोष से बचने के लिए उस पर कौन से पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है। दोस्तों सबसे पहले आप बात कीजिए गीजर। गीजर क्या होता है, गीजर के अंदर दोस्तों एक टैंक होता है, ठीक है। इसके बाहरी ओर एक टैंक और होता है यहाँ पे। इसका मतलब 2 टैंक है, जी हाँ 2 टैंक है। और दोनों के बीच में यहाँ कुछ गैप होता है और इस गैप के अंदर क्या भरा जाता है, इस गैप के अंदर दोस्तों यहाँ पे कांच की रुई भरी जाती है। कांच रुई, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लास वूल। क्या कहते हैं दोस्तों, ग्लास वूल, वूल वूल, ग्लास वूल कहते हैं। अब ये आंतरिक जो टैंक होता है ये किसका बना होता है, तांबे का बना होता है। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। तो ये दोस्तों आपके 1,000 वाट में भी होते हैं और 2 के अंदर भी होते हैं। लगभग जैसे अपन बात करते हैं तो 3 किलोवाट के अंदर ये प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये तांबा अंदर से खराब न हो जाए इसलिए इस तांबे की अंदर की दीवार पर यहाँ पॉलिश की जाती है। और ये पॉलिश किसकी होती है, तो हम बात करेंगे ये टिन की पॉलिश की जाती है। यानी तांबे को जंग से बचाने के लिए टिन की पॉलिश की जाती है और लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की पॉलिश की जाती है। तो यहाँ पे ये है। और दोस्तों यहाँ पे लगाई जाती है ट्यूटी, यानी कि जो वाल होता है। तो सर्दी के दिनों में बाथरूम में जब आप नहाते हो तो गर्म पानी करते हो, तो गर्म पानी करने का ये जुगाड़ होता है। और बाथरूम में ध्यान रखना बाईं तरफ ये लगाया जाता है। जब भी आप नहाते हो तो यहाँ पे 3 टोंटियां लगी होती है। ये ज्यादातर आपके कॉमन होती है, जो टंकी से पानी आता है ये गर्म पानी का। और ये जो ज्यादातर होती है ये मोटर का लाइव के लिए होता है। या लाइव का मतलब है मोटर चालू की तुरंत पानी आ गया, तो बाईं ओर स्थापित करते हैं। क्लियर दोस्तों। यहाँ पे एल श्रेणी, ध्यान रखना गीजर के लिए कौन सी एमसीबी प्रयोग करते हैं, एमसीबी। तो एल श्रेणी की क्या लगाई जाती है, यहाँ पे एमसीबी लगाई जाती है एल श्रेणी में। तो यहाँ पे जंग से बचने के लिए टिन की पॉलिश करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन होता है। आइए 64 नंबर, किसे सर्कल चित्र से ज्ञात नहीं किया जा सकता। दक्षता होती है, आवृत्ति होती है, आउटपुट और शक्ति गुणांक। दोस्तों यहाँ पे जो सर्कल चित्र होता है, यानी हम कहते हैं सर्कल चित्र से फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को कभी ज्ञात नहीं करते हैं दोस्तों। इसका प्रतीक जो पूछ लेता है, प्रतीक होता है एफ, ठीक है, ये एफ होता है। इसका मात्रक पूछे तो मात्रक क्या होता है, तो हम कहते हैं हर्ट्ज होता है। या फिर आप कह सकते हो यहाँ साइकिल प्रति सेकंड होता है, साइकिल प्रति सेकंड होता है। दोस्तों यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो फ्रीक्वेंसी होती है इसकी आवाज़ पूछ ले तो इसकी आवाज़ क्या होती है, टोन। इसकी आवाज़ क्या होती है दोस्तों, ये टोन होती है। क्लियर। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी की आवाज़ होती है टोन। फ्रीक्वेंसी को किससे मापा जाता है, यानी मापक यंत्र। मापक यंत्र जो होता है तो ये फ्रीक्वेंसी मीटर होता है, या आवर्ती मीटर आप कह सकते हो, आवर्ती मीटर। आवर्ती मीटर होता है। एक आपके शेयरिंग ब्रिज भी होता है दोस्तों, शेयरिंग ब्रिज या फिर वैन ब्रिज। तो यहाँ पे हम प्रयोग करते हैं। दक्षता, आउटपुट, शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर होता है। तो यहाँ इसको आवर्ती को कभी भी सर्कल चित्र के द्वारा कभी भी नहीं मापा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे आगे चर्चा करते हैं 65 नंबर, एक रेल इंजन का दूषित मोटर बदलना है तो किस प्रकार के मोटर का चयन करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ये बताइए, रेल इंजन होता है तो रेल इंजन का मतलब है यानी विद्युत रेल है। और यहाँ पे कौन सी मोटर प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों डीसी श्रेणी मोटर हम प्रयोग करते हैं। तो डीसी सीरीज मोटर हम क्या करेंगे दोस्तों, प्रयोग करते हैं। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई जो रेल लाइन होती है ना, रेल लाइन
और रेल लाइन में जो वोल्टेज होता है वो 25 केवी लाइन होता है जो एसी होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो डीसी विभेदक संयुक्त मोटर जी नहीं, डीसी शंट मोटर जी नहीं, डीसी श्रेणी मोटर का हम प्रयोग करते हैं। और दोस्तों डीसी सीरीज मोटर होती है, ये अधिक अधिक लोड अधिक लोड के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे कि हम बात करते हैं क्रेन हो सकती है, ठीक ठीक है, यहाँ पे ट्रैक्शन हो सकता है, कर्षण हो सकता है, यहाँ पे लोकोमोटिव हो सकता है, लोकोमोटिव हो सकता है, एक आपका जैसे होएस्ट हो सकता है, होएस्ट हो सकता है, होएस्ट, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों और जैसे कि बहुत ज़्यादा कोई लोड हो तो उसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे जो इसकी गति होती है एन, ये हमेशा लोड के क्या होती है दोस्तों, विलोम अनुपाती होती है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं यहाँ पे 66 नंबर, 4 पॉइंट बिंदु यानी कि डीसी में 4 बिंदु स्टार्टर में एनवीसी का संयोजन खालिस्तान की श्रृंखला में पर्दाए पर होता है। आर्मेचर, परिवर्तन प्रतिरोध, संरक्षक प्रतिरोध और संट प्रतिरोध। दोस्तों पहले तो ऐसे समझ लीजिए कि डीसी मोटर होती है, डीसी मोटर होती है तो डीसी मोटर को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो हम कहते हैं स्टार्टर की। स्टार्टर की क्यों आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब आर्मेचर होता है तो शुरू में जब स्टार्ट करते हैं तो वहाँ प्रतिरोध बिल्कुल नगण्य होता है, तो वहाँ धारा का मान बहुत ज़्यादा लेता है, और धारा ज़्यादा लेता है तो आर्मेचर वाइंडिंग जल जाती है। उस आर्मेचर वाइंडिंग को बचाने के लिए आर्मेचर के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ा जाता है, उस प्रतिरोध को ही अपन क्या कहते हैं, स्टार्टर कहते हैं। क्लियर। यहाँ पे डीसी मोटर, अब डीसी मोटर का जो स्टार्टर होता है ये कितने प्रकार का होगा, तो हम कहते हैं भाई एक तो होता है 2 पॉइंट, एक होता है 3 पॉइंट और एक होता है 4 पॉइंट स्टार्टर होता है। यहाँ पे 2 पॉइंट स्टार्टर होता है, इसको हम ड्रम स्टार्टर भी कहते हैं, इसको हम फेस प्लेट स्टार्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ 2 पॉइंट स्टार्टर कह दीजिए, चाहे फेस प्लेट स्टार्टर कह दीजिए। अब ये कौन सी मोटर के लिए होता है, तो हम कहते हैं ये ओनली फॉर श्रेणी मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है। 3 पॉइंट जो स्टार्टर होता है ये हमेशा किस मोटर के लिए होगा, शंट मोटर के लिए। लेकिन ऑप्शन में अगर दोनों दे रखी है शंट और कंपाउंड तो हम दोनों कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक दोष हो जाता है भाई, ये दोष क्या हो जाता है, ये बार बार ट्रिप कर जाता है लोड बढ़ने पर। यहाँ पे हम बात करते हैं कंपाउंड मोटर और शंट मोटर दोनों के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो अब दोस्तों इसमें क्या पूछ रहा है कि जो एनवीसी होती है ना, इसमें एनवीसी क्या होती है भैया, इस प्रकार से थोड़ा सा होता है, मैं समझाऊं यहाँ पे। तो इधर तो प्रतिरोध होता ही है, तो यहाँ एक तार आता है इस प्रकार से, और यहाँ जो एनवीसी होती है तो यहाँ एक संरक्षी प्रतिरोध होता है, और संरक्षी प्रतिरोध की किस्में होती है, ये श्रेणी क्रम में लगाई जाती है, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे तो आपकी क्या होती है, शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, और यहाँ पे ये जो प्रतिरोध है इसके यहाँ आर्मेचर होता है, और ये तीनों आपस में इस तरह जुड़े होते हैं। क्लियर। यहाँ पे एक ओएलसी लगी होती है, तो यहाँ संरक्षी प्रतिरोध है, और ये तीनों तो आपस में क्या है, समांतर क्रम में होता है। जबकि ओएलसी जो होती है वो फेज तार के श्रेणी क्रम में होती है, तो दोस्तों संरक्षी प्रतिरोध होता है श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। 67, तापीय विद्युत स्टेशन में ऊर्जा परिवर्तन खालिस्तान के रूप में होता है। ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, जल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जैसे नंबर 1 मैं कहता हूँ क्या, तापीय तापीय पावर प्लांट। तो तापीय पावर प्लांट के अंदर क्या होगा, तो यहाँ पे भैया कोयला जलाएंगे तो ऊष्मा होगी, सीधी सी बात है। और यहाँ पे जब ऊष्मा होती है तो ये ऊष्मीय ऊर्जा को किसमें बदलेगा, सीधी बात समय, तो हम कहेंगे विद्युत ऊर्जा में। एक दूसरा होता है दोस्तों यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट। अब इसमें क्या होता है, जल होता है और जल को पेन स्टॉक के द्वारा नीचे गति कराई जाती है, तो इसमें विद्युत की जल की गतिज ऊर्जा को किसमें बदला जाता है, तो हम कहते हैं विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यहाँ पे एक होता है परमाणु पावर प्लांट, तो इसमें रासायनिक ऊर्जा होती है दोस्तों। ठीक है, इसमें रासायनिक ऊर्जा होती है, तो रासायनिक ऊर्जा को लास्ट में देखो, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है, उस ऊष्मीय ऊर्जा, और ऊष्मीय ऊर्जा से भाप को बनाया जाता है, और भाप से टरबाइन को घुमाया जाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा लास्ट में मिलती है हमें क्या,
तो लास्ट में मिलती है विद्युत। लेकिन शुरू में तो भैया रासायनिक ऊर्जा थी ना वो, क्योंकि रासायनिक पदार्थ था तो रासायनिक ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे हम कहते हैं रासायनिक, रासायनिक टू क्या, विद्युत। यहाँ पे आपसे पूछ ले इंजन, डीजल इंजन, डीजल डीजल इंजन, तो डीजल इंजन पावर प्लांट में भी दोस्तों यही होता है रासायनिक ऊर्जा, क्योंकि इसमें तेल होता है और तेल को जलाया जाता है। तो यहाँ पे जो डीजल होता है तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में होता है। एक दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे विंड पावर प्लांट, कौन सा, विंड पावर प्लांट। तो यहाँ पे वायु, वायु की जो कौन सी गति होती है, वायु की गति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर बदला जाता है। दोस्तों एक होता है जैसे कि आपके सोलर पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट। तो सोलर पावर प्लांट में क्या होता है, जो हमारी सौर ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा को किस में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो तापीय ऊर्जा में पूछ रहा है तो ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, पहला ही ऑप्शन इसमें तो क्या हो जाएगा, राइट होता है। अब प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, दोस्तों प्रकाश वाला किस में आ जाएगा, सौर में, जल विद्युत क्या आ जाएगा, इसमें हाइड्रो आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, हाइड्रो। और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो बेटर ऑप्शन तो ये होगा दोस्तों इसमें। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे नहीं। आइए 68 नंबर, निम्नलिखित में से किस सामग्री में ऋणात्मक ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है, किस सामग्री में ऋणात्मक ताप गुणांक होता है। दोस्तों यहाँ पे देखो, एक होता है धनात्मक ताप गुणांक, एक होता है यहाँ पे ऋणात्मक ताप गुणांक, और एक होता है दोस्तों कौन सा, जीरो यानी शून्य ताप गुणांक। अब दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर तो आता है कौन सा, चालक, चालक पदार्थ। ठीक है, ऋणात्मक में आते हैं यहाँ पे अर्धचालक, कौन से आते हैं, अर्धचालक। और शून्य के अंदर आते हैं यूरेका, मैग्नीन, मैग्नीन ये। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, ऋणात्मक, तो ऋणात्मक में कौन आ जाएगा, अर्धचालक जितने भी है। तो यहाँ पे पीतल, पारा, चांदी। तो दोस्तों ये तो कौन से हो गए, ये तो चालक हो गए, और बचा कौन, इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें अर्धचालक के गुण पाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन होता है। नेक्स्ट, एन प्रकार के अर्धचालक के लिए मादन द्रव होता है। मादन का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे अशुद्धि, क्योंकि ये शब्द आपको गुमराह कर सकते हैं दोस्तों। अब समझो ध्यान से, मैं थोड़ा सा यहाँ पूरा बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे दो बड़े भाई साहब होते हैं, एक का नाम है जर्मेनियम और एक का नाम है सिलिकॉन। ठीक है, और ये दोनों के दोनों बिल्कुल क्या है, शुद्ध। तो ये होते हैं शुद्ध अर्धचालक। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि शुद्ध अर्धचालक कितने भाई साहब, यहाँ पूरे ब्रह्मांड के अंदर दो अर्धचालक होते हैं जो शुद्ध है, जर्मेनियम और सिलिकॉन। अब दोस्तों होता क्या है, इन दोनों में अशुद्धि मिलाई जाती है। तो इधर से एक ये अशुद्धि और एक इधर से ये अशुद्धि। ये जो अशुद्धि होती है ये भाई साहब आपकी त्रिसंयोजी होती है। क्या होती है, त्रिसंयोजी। और ये होती है पंच संयोजी। क्या होती है, पंच संयोजी। ये पंच संयोजी यानी इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अंतिम कक्षा में, और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स। और हमारे शुद्ध वाले भाई साहब के पास कितने होते हैं, 3 होते हैं। जब इस त्रिसंयोजी को इस सिलिकॉन में मिलाया जाता है तो मिलकर के एक प्रोडक्ट तैयार कर देता है तुरंत ये। ठीक है, यहाँ पे ये शुद्ध है, यानी त्रिसंयोजी अशुद्धि को किसमें मिलाया, जर्मेनियम या सिलिकॉन में मिलाया, और यहाँ पे एक पदार्थ तैयार होता है, और वो पदार्थ कहलाता है आपका पी प्रकार। ठीक है, इस प्रकार से, इसी प्रकार से जो पंच संयोजी होती है, पंच संयोजी को इसमें मिलाया जाता है और यहीं से एक प्रोडक्ट तैयार होता है इधर मिलाने के बाद। तो वो कौन सा कहलाएगा, ये पी हो गया, तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, एन। अब मैंने समस्या ये आती है कि हमें ये तो बताओ कम से कम संयोजी, ये त्रिसंयोजी आप बता रहे हो, तो त्रिसंयोजी में आता कौन कौन है। तो दोस्तों आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करना, आपको याद करना है कि इंदिरा गांधी पति से बाई करती है। अब कैसे, जैसे इंडियम, क्या, इंडियम, यहाँ पे गैलियम, ठीक है, बोरोन, और एक हो गया आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये 4 अशुद्धियां होती है, इंडियम, गैलियम, बोरोन और एल्यूमिनियम। यानी इंदिरा यानी इंडियम, गैलियम यानी गांधी, बाय यानी कि यहाँ पे बोरोन, और यहाँ
एल्यूमिनियम होता है। क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पे ये सारे के सारे त्रिसंयोजी होते हैं और ये इनसे कौन सा पदार्थ तैयार होता है, तो अपन कहेंगे पंचसंयोजी। इसी प्रकार एन संयोजी, अब एन संयोजी सॉरी पंचसंयोजी, पंचसंयोजी अशुद्धि जो होती है इसको मिलाते हैं जर्मेनियम यानी सिलिकॉन के अंदर। ये कौन कौन से हो सकते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना, ये होते हैं एक तो आर्सेनिक, ठीक है, एक होते हैं एंटीमनी, एक होता है फास्फोरस, फास्फोरस, ठीक है, और इसमें एक होता है नाइट्रोजन, 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 ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, और यहाँ पे एक होता है दोस्तों बिस्मिथ, बिस्मिथ। तो ये पूरे के पूरे जो है ये पंच संयोजी अशुद्धियां कहलाती है। और ये कौन से होगी, तो पंच संयोजी, पंच संयोजी से कौन सा पदार्थ मिलेगा, तो यहाँ एन पदार्थ मिलकर के बनता है। और भाई साहब यहाँ इन एन और पी को मिलाया जाता है डिफ्यूजन क्रिया के कारण, तो यहाँ पी एन एक पदार्थ यानी एक क्या बढ़ती है, युक्ति बनती है, जिसे अपन पी एन जंक्शन डायोड के नाम से जाना जाता है। तो भाई एन प्रकार अशुद्धि पूछ रहा है, तो एन प्रकार के अंदर ठोक देंगे यहाँ पे पंच संयोजी, और पंच संयोजी को क्या कहते हैं, पेंटावैलेंट कहते हैं, त्रिसंयोजी को ट्राईवैलेंट कहते हैं, और चतुर्संयोजी को टेट्रावैलेंट के नाम से जाना जाता है। आइए आगे चलते हैं, और यहाँ पे है 70 नंबर, 4 सेल समांतर में जुड़े हुए हैं और प्रत्येक सेल की रेटिंग 15 वोल्ट है, ठीक है, और 16 एम्पियर है। बैटरी की एम्पियर हावर बताइए। तो भैया बैटरी की एम्पियर हावर अगर बतानी है तो यहाँ पे अपन क्या बताएंगे, तो वह समांतर में अगर जुड़ रहे हैं, समांतर में जुड़ रहे हैं, तो समांतर में ही तो धारा क्षमता बढ़ती है, वोल्टेज तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वोल्टेज सेम रहेगा तो कितने हैं, 4 है, यानी कि आप कह सकते हो श्रेणी में क्या बढ़ती है, धारा, श्रेणी में क्या बढ़ सॉरी श्रेणी में तो वोल्टेज बढ़ेगा, श्रेणी में क्या बढ़ेगा, वोल्टेज क्षमता, और समांतर में क्या बढ़ेगा, समांतर में कौन सी क्षमता बढ़ेगी, तो हम कहेंगे भैया धारा क्षमता बढ़ाते हैं। अब वो किस में जुड़ रहा है, समांतर में, समांतर में जुड़ रहा है, इसका मतलब धारा कितने सेल है, 4, 4 है, तो कितनी 16, 16 चौको 64, 64 एम्पियर हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 64 एम्पियर हावर हो जाता है। आइए अगला प्रश्न है 71 नंबर, जब बैटरी बहुत कम दर पर चार्ज की जाती है तब बैटरी के चार्ज करने की विधि क्या कहलाती है। दोस्तों मैंने ये सवाल बता दिया था थोड़ी देर पहले कि जब सल्फेशन दोष हो जाता है तो बैटरी बहुत कम चार्ज होती है, यानी तो इसको बहुत धीमी धारा दी जाती है, और धीमी धारा दी जाती है तो इसे ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं, इसे टपकन भी कहते हैं, और इसे विध्वंस चार्जिंग विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रिकल चार्जिंग होती है। क्लियर। तो ये आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। 72 नंबर, वह प्राइमरी सेल कौन सा होता है जिसकी सेल्फ लाइफ सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों ये होता है हमारा लिथियम सेल, जिसकी सेल्फ लाइफ लगभग 10 वर्ष तक होती है, और सबसे अधिक ये ईएमएफ भी देता है 2.5 से 3.6, 2.5 से 3.6 वोल्टेज देता है। और ये कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो जो आपके यानी कि अपन बात करेंगे जैसे पेस मेकर होता है, कहते हैं अटैक आ गया तो एक छल्ला डलता है, तो पेस मेकर के अंदर लिथियम सेल डाला जाता है। ध्यान रखना लिथियम आयन सेकेंडरी है और लिथियम सेल जो है प्राइमरी होता है। लिथियम आयन तो आपका सेकेंडरी है, जो लैपटॉप के अंदर, मोबाइल बैटरी के अंदर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मरकरी सेल को सबसे छोटा सेल होता ही है, जिसे आप बटन सेल भी कहते हो। कार्बन जिंक सेल जो आपका 5 रुपए का आता है और अपन हर जगह यूज लेते हैं घड़ी के अंदर। और एक होता है एल्काइन यानी क्षारीय सेल होता है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेल्फ लाइफ सबसे लंबा होता है, तो लिथियम सेल का सबसे लंबा होता है। अगला आता है यहाँ पे, भारत में आपूर्ति मानक आवृत्ति कितनी होती है। तो दोस्तों ये तो इसमें तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, भारत के अंदर कितनी हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज होती है। जबकि दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अमेरिका, तो अमेरिका के अंदर कितनी होती है, 60 हर्ट्ज होती है। और वायुयान के अंदर पूछ ले, वायुयान, तो वायुयान के अंदर कितनी होती है, तो वायुयान के अंदर 400 HZ होती है। राइट ऑप्शन क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ये 50। नेक्स्ट 74 नंबर, वोल्ट मीटर के
साथ उच्च वोल्टेज को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला ट्रांसफॉर्मर कौन सा होता है? तो दोस्तों यहाँ पे एक होता है पीटी, क्या होता है? पीटी, और एक होता है सीटी। ठीक है, ये लाइन के किस में जोड़ा जाता है? ये समांतर में जोड़ा जाता है, और ये लाइन के किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी में जोड़ा जाता है। ये उच्च वोल्टेज को मापते हैं और इससे उच्च धारा को मापा जाता है। इसमें एक वोल्ट मीटर लगा होता है, वोल्ट मीटर जो 110 एम्पियर 110 वोल्टेज क्षमता का होता है। इसमें एक एमीटर लगा होता है जो 5 एम्पियर क्षमता में पाया जाता है। क्लियर? अब यहाँ पे अब देख लीजिए, वोल्ट मीटर के साथ उच्च वोल्टेज को मापने के लिए, तो भैया उच्च वोल्टेज को मापने के लिए पीटी, पीटी का मतलब पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर ठोक दीजिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे 75 नंबर, ओवरहेड सिस्टम में ऑपरेशन खालिस्तान तक के लिए डिजाइन किया जा सकता है। ऑपरेशन का मतलब होता है दोस्तों ओवर हेड जो लाइन है इसकी डिजाइन। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे जो हम बात करते हैं 765 केवी तक हम क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं, लेकिन ऑप्शन के अंदर 440 ही है, और 440 जो केवी होती है इसको दोस्तों मानक वोल्टेज माना जाता है। पारेषण लाइन का मानक वोल्टेज लाइन कहते हैं, मानक वोल्टेज लाइन कहते हैं जो 400 केवी है। तो ऑप्शन के अनुसार अपन कितना ठोकेंगे यहाँ पे? ये क्लियर? जो सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है 440 होता है, लेकिन अधिकतम प्रचलित 765 केवी होता है। दोस्तों अगर मैं उत्पादन की बात करूं तो उत्पादन तो अधिकतम पूछे तो 33 केवी है, और दोस्तों सामान्य पूछे तो सामान्य कितना होता है? 11 केवी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये थे आज के अपने टोटल प्रश्न, और आपको क्लास कैसी लगी? तो आपको काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी दोस्तों। यहाँ पे अपन ने एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर किया होगा। तो यहाँ पे आप शुरू से एंड तक अच्छे से इसको देखा है, और जो नहीं देखा तो एक बार पूरा कंप्लीट इसको देखना दोस्तों। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं जो बाकी जो प्रश्न है उसके लिए। ठीक है।